हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग हैं बताने के लिए। हर वीडियो में आपको बताया जाता है कि हमारे प्लेलिस्ट में 9th का वीडियोस और 10th का वीडियोस पड़े रहते हैं। आप लोग चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पे फुल ट्रिक्स एंड फुल मेथड के साथ आप लोग को बताया जाता है कि क्या होता है। हम लोगों ने लेक्चर 4 कंप्लीट किया अभी 9th के जीव विज्ञान में, जो बायोलॉजी में है। चैप्टर 1 का लेक्चर 4 हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसमें गुणसूत्र के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जान पाए थे गुणसूत्र होता क्या। अब इसमें गुणसूत्र के बारे में चलेंगे। तो सो लेट स्टार्ट माय वीडियो। सो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या कि होने वाला क्या है। यहाँ पर बहुत कुछ जो भी होगा लेकिन धमाकेदार होगा। जैसा कि चैप्टर 1 है, आप लोग जानते हैं कि जीवन की मौलिक इकाइयों के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमारे जीवन में मौलिक इकाइयाँ जो हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें कौन कौन सी मतलब चीजें लगी हुई है। मौलिक इकाई, मौलिक मतलब होती छोटी से छोटी बात भी हमको जानना है, उसमें क्या जानना है। जैसे कि छोटी से छोटी की बात भी हम जान रहे हैं, कोशिका के अंदर की बातें भी हम जान रहे हैं, ठीक। तो उसी प्रकार आइए देखते हैं कि गुणसूत्र क्या होता है। ये जो होता है, अब कल इसके बारे में तो फुल चर्चा नहीं कर पाए थे, लेकिन आज इसके बारे में फुल चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि गुणसूत्र कहते हैं किसको हम बता देंगे। देखिए क्या होता है कि गुणसूत्र किसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए, खास इस वीडियो के लिए हम जो नोट्स बनाए हैं, हम जो अपने हाथ से जो आपके लिए रीटाइप करके आपके लिए हम टाइप करके क्या करेंगे, इस वीडियो के सबसे आखिरी में डाल दिया जाएगा और आप लोग वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं समझ रहा तो यहाँ से हमारे लेक्चर्स को समझिए, और दिख रहा हो तो कोई अच्छी बात है। लेकिन इसके वीडियो अंत में, इस वीडियो के अंत में भी हमारे लेक्चर्स के कुछ जो है इस टॉपिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं वो सभी क्या डाल दिए जाएंगे। उसके नोट्स जो है हम बनाए हुए हैं, रीटाइप कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। और हमारे जो टेक्निकल मेंबर हैं, हमारे भाई जो काम करते हैं हमारे लिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपके लिए टाइप कर देंगे। और टाइप कर देंगे, उसके बाद आप लोग वीडियो के पीछे से, वीडियो के सबसे अंत में आप लोग जाकर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। गुणसूत्र कहते हैं किसको है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह एक छाड़ाकार संरचना होता है। क्या होता है, यह एक छाड़ाकार संरचना होता है जो कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। गुणसूत्र के बारे में इतना तो हम लोग पहले से जानते थे कि कोशिका के अंदर में पाया जाता है, और गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई पड़ता है 100%, ये भी हम लोग को मालूम है। अब बढ़ते हैं आगे। गुणसूत्र में क्या होता है, आनुवांशिक गुण होते हैं। जी हाँ, गुणसूत्र में जो होते हैं आनुवांशिक गुण होते हैं। आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए, यहाँ पे आ गया डीएनए, माता पिता से डीएनए का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म 10th में पूछता है, 9th में पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो बोलेंगे द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज, क्या लिखेंगे हम लोग, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डी से डीऑक्सी, ठीक है, एन डीऑक्सीराइबो एंड एन से न्यूक्लिक एंड ए से एसिड कहने होता है अम्ल, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, इतना हम लोग जान चुके हैं। क्या होता है कि गुणसूत्र में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के जरिए, डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। संतति का मतलब होता है अगली पीढ़ी। ये अगली संतति जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अगली पीढ़ी में जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं क्या कि डीएनए के बारे में हम लोग जानते हैं। डीएनए होता क्या है, जरा सा, जैसे कि बहुत सारी होती है हमारे फिल्म से वगैरह है। ऐसा नहीं कि हम लोग को फिल्मों से सीखने के लिए कुछ मिलती नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोग फिल्म से भी सीखते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो सिनेमा से होती है, भारतीय सिनेमा जो है उनसे भी हम सीखते हैं। ऐसा नहीं भारतीय सिनेमा से सीखते हैं, बहुत सारी है दुनिया में जितने भी होते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ, दुनिया में जितने भी चीज है सभी से सभी हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, अगर आपकी सीखने की चाह हो तो, ठीक है। अगर आपकी चाह हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ना सीखने वाले से भी सीख सकते हैं, और अगर आपकी मन में अगर चाह नहीं हो सीखने का तो आपके सामने लाख ज्ञानी आदमी बैठ के अगर आपको समझाए तो भी आप क्या इससे नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि गुणसूत्र में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। यानी कि डीएनए के रूप में अगली संतति में जाता है कौन, गुणसूत्र जाता है। क्या जाता है, गुणसूत्र जाता है डीएनए के अणु के रूप में। यानी समझ रहे हैं, डीएनए के अणु के रूप में कौन रहता है, गुणसूत्र जो होता है आपके माता पिता से, हमारे माता पिता से हम में आया है, हमसे किसी और में जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो जिसके कारण, लेकिन डीएनए वही रहेगा, ऐसा नहीं कि डीएनए चेंज होगा, डीएनए आपका वही रहेगा। एंड सेम डीएनए, एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अगर आपके पिता और आपके पिता का जो डीएनए होगा वही आप में होगा, ठीक है। हमारे पिता का जो डीएनए है उस वही हमारे में होता है, ठीक है। मतलब डीएनए सेम होता है, ठीक है। और डीएनए एक ऐसा होता है, डीएनए के बहुत सारी चीजें जानेंगे डीएनए होता क्या है, आगे होते हैं, ठीक है। सब अभी बता देंगे तो फिर मजा खत्म हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि संतति में जाता है, आगे बोल रहा है
कि जैसे कि कोशिका में केंद्रक होते थे, केंद्रक में कोशिका द्रव्य होती थी, फलाना ठिकाना वैसे बहुत सारी चीजें होती थी। उसी प्रकार जो है जैसे कि अभी बोला है क्या कि गुणसूत्र किसके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणु के रूप में अगली संतति में बढ़ता है, यानी कि अगली पीढ़ी में बनता है। तो उसी प्रकार होता है क्या, क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ये किनसे मिलकर बना होता है, ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं कि क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किनसे मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दे देगा डीएनए एवं प्रोटीन, मिनरल्स एवं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एवं बहुत सारी चीजें दे दी, जिसमें से आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम जो बनता है किससे बनता है, डीएनए एवं प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है, क्रोमोसोम जो आता है आपका वो किससे बनता है, डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हो गया वो हमारा, देख लीजिए कितना। अब हमारे जो पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पॉइंट्स हम लोग के बीच में पॉइंट्स हम लोग है क्या, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो गई, ऐसा नहीं है कि मतलब डीएनए के बारे में हम कुछ जानते नहीं है, डीएनए के बारे में सभी जानते हैं, जैसे कि बहुत सारी होती है कि डीएनए चेक भी करवाया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो कभी कभी कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि किसी को डीएनए चेक करवाने पड़ता है। ये खासकर फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में शायद कम ही होते होंगे, लेकिन शायद डीएनए जैसे कि आप लोग सभी देखते हैं क्या कि फिल्मों में क्या होता है कि बड़े बड़े फिल्मों में क्या होता है कि डीएनए चेक होता है किसके लिए, तो किसके लिए, तो उसके पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब जैसे कि होता है कि कोई भी कुछ हो गया, मतलब कि फिल्म का वहाँ पे नाम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लेम आ सकता है हमारे वीडियोस पे, इसके कारण हम किसी फिल्म का नाम नहीं लेंगे, किसी गाजी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे फिल्मों में डीएनए को मुद्दा बनाकर बहुत सारी चीजों को मतलब घेरा गया है, और यही है कि फिल्मों से हमें सीखने के लिए भी मिलती है। ये हम बहुत सारी फिल्मों से ही देख कर सीखे। जब हम डीएनए के बारे में जानते भी नहीं थे, तभी हम डीएनए के बारे में मतलब डीएनए सुनते थे कि डीएनए होता है, डीएनए चेक कराना पड़ता है। हम किसी के मतलब डीएनए से क्या मालूम पड़ जाता है कि उसके पिता कौन है, ठीक है। तो उसका डीएनए से चेक करने से मालूम पड़ जाता है कि जिसका डीएनए मैच होता है वो पिता होता है, जिसका डीएनए मैच नहीं होता है वो उसका पिता नहीं होता, ठीक है। तो इतना बहुत पहले से जानते थे क्योंकि हम फिल्म मतलब कि फिल्में देखा करते थे इसलिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिल्म से सीखने के लिए बहुत चीज नहीं मिलती, फिल्म से सीखने के लिए बहुत चीज मिलती है। उसी प्रकार क्या है, देखिए जब कुछ है कि यहाँ पे नोट्स है, ठीक है। तो इसका आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले या फिर समझाने के बाद स्क्रीनशॉट ले। देखिए क्या है कि यहाँ पे बोल क्या रहा है कि डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण, अब जो डीएनए का जो अणु रहता है हमारा, ठीक है, डीएनए का जो अणु रहता है उसमें क्या होता है, कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। क्या होती है, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण, यानी कि डीएनए का जो अणु रहता है उसमें कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि डीएनए का जो अणु होता है उसमें क्या चीज की जानकारियां रहती है। डीएनए टेस्ट होता क्या है, तो बताएं कि डीएनए टेस्ट ये इसलिए करवाया जाता है, डीएनए टेस्ट करवाया जाता है ताकि उसकी मालूम पड़ सके कि उसकी कोशिका के निर्माण की विधि है वह कैसे हुई है, ठीक है, और वो संगठन की वो किस प्रकार संगठित हुआ है, और जो रिपोर्ट ऐसे आती है, ठीक है, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है वो हो गया, और संगठन कैसे हुई है, डीएनए रिपोर्ट चेक किया जाता है। ये ऐसा नहीं होता कि डीएनए रिपोर्ट अलग अलग होता है, डीएनए रिपोर्ट में खासकर किसी को चेक किया जाता है कि डीएनए जब किसी भी व्यक्ति का डीएनए रिपोर्ट निकाला जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसके कोशिका के निर्माण के बारे में जान रहा है। डॉक्टर्स क्या होते हैं, उसके कोशिका के निर्माण के बारे में जानते हैं कि उसकी कोशिका के निर्माण कैसे हुई है, ठीक है, वही साथ साथ उसकी संगठन भी कैसे हुई है, उसके सभी आवश्यक सूचनाएं उसमें होती है। तो क्या करता है कि किसी का डीएनए ले लिया, उसका डीएनए रिपोर्ट निकाले, इसका डीएनए रिपोर्ट निकाले, दोनों की कोशिका का निर्माण एक ही तरीके से हुआ रहता है, दोनों की कोशिका का संगठन जो होता है एक ही तरीके से हो गया रहता है। तो क्या कहता है कि डीएनए मैच कर गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या कि डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। तो डीएनए जो होती है कोई बेफालतू चीज नहीं है, डीएनए में जो होती है हमारी कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है, कोशिका कैसे हमारी संगठित हुई है, कैसे हमारी कोशिका का विकास हुआ है, उस सभी के बारे में जानकारी देता है कौन, डीएनए, ठीक है। तो इतना हो गया, ये नोट्स हो गया। अब जीन किसको कहते हैं, ये जीन अलादीन वाला जीन नहीं है, ठीक है। ये जीन जो होता है ये जीन अलादीन का जीन नहीं है। यहाँ पर जरा से बात ऐसी है कि डीएनए की क्या होती है, डीएनए के खंड होते हैं, ठीक है, क्रियात्मक होते हैं। जैसे कि कोशिका के बारे में बताया था ना, कोशिका एक मतलब कोशिका जो है शरीर की क्या है, रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, बोले थे कि नहीं बोले थे, कार्यात्मक बोले थे कि। उसी प्रकार से जीन क्या होता है, ठीक है। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं हम लोग, जीन कहते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वीवीआई है, ठीक है, ये क्या है, वीवीआई, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्या पूछे जाते हैं क्या कि जीन किसको कहते हैं, ठीक है, जीन किसको कहते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट नॉर्मल सी बात है कि डीएनए के क्या होता है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को, डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है, जो कार्य करता है, डीएनए का कार्य जो करता है, डीएनए में जो होता है खंड होता है, क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं हम लोग, जीन कहते हैं, ठीक है। वो जीन नहीं होता है, ये जीन है एक मतलब बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती है कि आप लोग उनसे रूबरू होंगे धीमा धीमा, ठीक है, धीरे धीरे क्या होंगे आप उससे रूबरू होंगे, ठीक है।
तो जीन भी एक प्रकार का वैसे ही क्या है कि जीन है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं हम लोग, जीन कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आते हैं अपने अगले टॉपिक्स की ओर। देखिए अगला जो है हमारा नोट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक भी दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो जी हाँ, जाहिर सी बात है कि अब किसी डंडा को लीजिए, मान लीजिए ये मार्कर लिए हम, इसका सेंटर अभी कहाँ है, इसका सेंटर एक ही सेंटर है कि नहीं, यहाँ पे एक सेंटर है इसका है, बीचों बीच इसका सेंटर होगा कि नहीं होगा। आप लोग गौर से देखिएगा तो ये बीचों बीच इसका सेंटर हुआ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे उंगली दिखा रहा है, ये नेल जहाँ पे हमारा दिखा रहा है यहीं पे क्या है, ये इसका सेंटर हुआ। लेकिन जैसे इस मार्कर को हम फोल्ड करेंगे, तोड़ देंगे मार्कर को, जैसे ही इस मार्कर को हम तोड़े, मार्कर दो भागों में विभक्त होगा। जब मार्कर दो भागों में विभक्त होगा तो क्या हम तो इस भाग को लेकर पूछेंगे इसका केंद्र कहाँ है, तो आप क्या बताइएगा, सबसे आखिरी में यहाँ पर तक टूट जाएगा तो यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर है। मान लीजिए ये अलग हो गया है, इतना दूर से अलग हो गया नहीं है, अब इतना पर तक पूछेंगे कि इसका केंद्र कहाँ है, तो आप क्या बताइएगा, साइड में, क्योंकि यहाँ से टूटा है नहीं। इसका क्या बताइएगा, यहाँ से टूटा है इसलिए ये साइड में, कभी नहीं होगा। जब मार्कर जब यहाँ है, इसका देख रहे हैं इसका केंद्र जब बीचों बीच है, तो जब मार्कर को तोड़े तो समझिए कि मार्कर टूटा तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और मान लीजिए ई वाला भाग का केंद्र कहाँ होगा, बीचों बीच होगा। यानी कि क्या हो रहा है कि मार्कर टूटने से केंद्र भी विभाजित हो रहा है, कि हो नहीं रहा है, केंद्र भी दो भागों में बंट रहा है। तो जब मार्कर टूटने से ऐसा हो सकता है तो सोचिए कोशिका का विभाजन नहीं होगा क्या। तो कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका का जब विभाजन होता है, जब कोशिकाएं बढ़ती है तो क्या होती है, उस दौरान केंद्रक भी दो भागों में बढ़ जाता है। एक कोशिका, मान लीजिए कुछ इस टाइप का कोशिका रहता है, क्या रहता है, मान लीजिए इस टाइप का कोशिका है, मान लीजिए कोशिका इस टाइप का है, ठीक है, इतना कोशिका हो गया। अब ये जैसे कि इसमें का केंद्रक है केंद्रक, अब जैसे कि इसको दो भागों में विभक्त किया जाएगा, क्या किया जाएगा, दो भागों में विभक्त किया जाएगा, तो इसका केंद्रक एक ऐसा यहाँ हो जाएगा और इसका ये दो भागों में कोशिका, ये दोनों है एक ही कोशिका विभक्त हुई है आपस में, तो क्या बन गया, ये अलग, इसका केंद्रक अलग, इसका केंद्रक अलग। यानी कि देख रहे हैं कि ये कोशिका कितने भागों में बंट रहा है, दो भागों में बंट रहा है, उसका विभाजन हो रहा था, क्या हो रहा है, उसका केंद्र का भी विभाजन हो रहा है। तो ये तथ्य भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब चलते हैं क्या अगला पॉइंट में, देखिए क्या लिखा हुआ है कि नई कोशिका में जनक कोशिका के ही सभी गुण मौजूद हो रहते हैं। नई कोशिका जो होती है, जनक किसको कहते हैं, सब जानते हैं, जनक मतलब पिता होता है, पर्यायवाची शब्द होता है पिता का, मतलब यहाँ पे लेकिन किसी कोशिका का पिता होते नहीं, माता पिता तो कोशिका के होते नहीं है। कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जनक कोशिका यानी कि जिस कोशिका से वो नई कोशिका बनी है, क्या हुआ है कि जिस कोशिका से क्या हुई है, वो नई कोशिका बनी है, उस कोशिकाओं के सारे गुण किसमें होंगे, नई कोशिका में मौजूद होंगे। यानी कि एक तरफ से समझिए कि कोशिका चेंज हो रही है लेकिन गुण सभी में वही जा रही है। मान लीजिए कि किसी कोशिका का टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है, किसी कोशिका का टाइम खत्म, अब गौर से समझिए, जैसे कि रहता है कि नहीं रहता है। अब कुछ इमोशनल टाइप का फिल्म देखिएगा तो उसमें क्या रहेगा कि क्या होता है कि मतलब बदले की, मान लीजिए जैसे कि होता है दुश्मनी टाइप का कुछ कोई फिल्म रहते हैं, किसी भी सिनेमा में देखिएगा, खासकर जो है हमारे साउथ के सिनेमा में देखिएगा तो क्या रहेगा कि मतलब अपने पिता का बदला कौन लेता है, उसका बेटा लेता है। अगर उसका बेटा भी मर गया तो उसका बदला कौन लेता है, उसका बेटा लेता है। यानी कि समझ रहे हैं, आदमी यहाँ पे मर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो रही है लेकिन वो दुश्मनी नहीं खत्म हो रही है, यानी कि दुश्मनी ट्रांसफर हो रही है। उसी प्रकार होती है, कहता क्या है कि मतलब कि हम अपने पिता की इच्छा पूरा करेंगे, मतलब कि हमारे पिता उसको मारना चाहते थे तो अब हम भी उसको मारेंगे। यानी कि उनके पिता तो चले गए, चल बसे, लेकिन वो किसको ट्रांसफर कर दिए, अपना गुस्सा किसको ट्रांसफर कर दिया, अपना दुश्मनी किसको ट्रांसफर कर दिए, अपने बेटे में ट्रांसफर कर दिए। तो जो पिता थे उसी का दुश्मनी नहीं इसमें ट्रांसफर हुआ है कि दुश्मनी मोला था उससे जाके, नहीं, इसके पिता जो थे वो दुश्मनी उनसे मोले हुए थे अपने दुश्मन से, लेकिन वो तो मर गए। अब किसको सौंप गए अपना दुश्मनी, अपने बेटे को सौंप गए कि भाई तू जाके उससे बदला लो, क्या लो कि बेटा तुमसे उससे जाके बदला लो। उसी प्रकार होता है कि जो नई कोशिका होती है, जब पुरानी कोशिकाओं का टाइम खत्म हो जाता है, जब वो मतलब कि एक तरफ से डिस्ट्रॉय होने पर आती है, तो वो जब नई कोशिका जब होती है ना, उनसे जो नई कोशिका जन्म लेती है, जनक कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं, नई कोशिका जो जन्म लेती है, किसी भी कोशिका से अगर नई कोशिका जन्म लेती है तो नई कोशिका का जनक कोशिका कौन होगा, वही कोशिका जिससे वो जन्म लेती है, ठीक है। तो नई कोशिका में जनक कोशिकाओं के ही सभी गुण मौजूद होते हैं, जैसा कि फिल्म वाला बात बताया है कि बाप मर जाता है लेकिन अपने बेटा को दुश्मनी सौंप के चला जाता है। उसी प्रकार होता है कि जनक कोशिका जो है, इसका टाइम खत्म होता है तो ये अपने सारे गुण किसमें ट्रांसफर कर देता है, ये अपना बेटा वाला कोशिका में ट्रांसफर कर देता है। क्या कर देता है, बेटा वाला कोशिका में ट्रांसफर कर देगा, कहेगा जा बेटा तू अब बदला लेना, ठीक है। तो इतना हो गया, आप लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अब भूतना के बारे में तो हम लोग जानकारी ले चुके हैं, क्या क्या मतलब क्या होता है। अब जैसे कि बोल रहे होगा, कितना देखते रहेंगे तो क्या बोल रहे होंगे कि सर आप पीछे मुंह लेके जा रहे हैं, पीछे मुंह लेके नहीं जा रहे, क्या आपको वो पीछे शॉर्ट फॉर्म में बताया गया था, अब उसके बारे में फुल जानकारी आपको लेनी है। तो जैसा कि डीएनए के बारे में हम फुल जानकारी आपको दिए हैं,
उसी प्रकार अब कोशिकांग के बारे में फुल जानकारी देंगे कि कोशिकांग होता क्या है, ऑर्गेनेल्स होते क्या है हमारे, ठीक है। ये कोशिकाएं होती कहाँ है, ये कोशिकांग होती कहाँ है और कैसे होती है वो आपको दिखाएंगे कैसे होगा। देखिए कोशिकांग का जो हिंदी इंग्लिश होता है क्या होता है हमारा, ऑर्गेनेल्स होता है। क्या होता है ऑर्गेनेल्स, क्या होता है ऑर्गेनेल्स। याद रखें कि कोशिकांग का अंग्रेजी वर्ड है ऑर्गेनेल्स होता है, ऑर्गेनेल्स का ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन हम लोग देखें, अगर डिफिनीशन की चर्चा करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पे गौर से कि प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं, कोशिका विशिष्ट घटक पाए जाते हैं। कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हें कोशिकांग या कोशिका अंगक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोशिकांग या कोशिका अंगक कहते हैं। तो आइए फिगर के जरिए समझते हैं, क्योंकि फिगर रहेगा आपके सामने, पिक्चर रहेगा तो माइंड आपका क्या होगा, डेवलप होगा। क्या अब जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन बोल रहा है वैसे करेंगे, क्या क्या बोल रहा है, प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य होता है, प्रत्येक कोशिकाओं के जीव द्रव्य में अनेक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं। अब ऐसा जो होता है, ये जो हमारा कोशिका आपको देखने के लिए मिलता है, इसके केंद्रक में क्या होता है, हमारा जीव द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य। और इसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो होते हैं, जो घटक पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं, यानी कि कोई स्पेशल कार्य जो होता है वो कोशिका के लिए करते हैं। तो इन्हीं कोशिकांग या इन्हीं को क्या कहते हैं लोग, कोशिकांग या फिर कोशिका अंग कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो कहते क्या है कि जरा एक बार फिर से हम यहाँ पे जोड़ डालेंगे क्या हो रहा है कि मतलब कोशिकांग क्या होता है, ठीक है, कोशिका अंग क्या होता है, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज होता है। देखिए क्या है कि प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में, कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होती है, सभी जानते हैं। प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में अनेक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट, अनेक छोटे छोटे कोशिका के जीव द्रव्य में अनेक छोटे छोटे विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए, किसके लिए, जो कोशिका के लिए कौन सा कार्य करते हैं, तो विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हें कोशिकांग या फिर कोशिका अंगक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कोशिकांग या फिर कोशिका अंग कहते हैं। एग्जांपल के लिए हो गया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को ले लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हाँ ये भी है, क्या है, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली क्या है, एक विशिष्ट घटक है जो किसका लिए कार्य करती है, कोशिका का विशिष्ट कार्य करती है। गाल्जी जो हो गया ये भी है हमारा कोशिका, ये भी जो हमारा क्या है, विशिष्ट घटक है, ये भी कोशिकांग है। ये राइबोसोम जो हो गया ये भी कोशिकांग है। राइबोसोम के अलावा लाइसोसोम भी होता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम ये भी होता है, राइबोसोम लाइसोसोम, ठीक है, राइबोसोम लाइसोसोम ये होता है। बहुत सारे और भी होते हैं जो हमारे कोशिकांग होते हैं, ठीक है। अगर लिखे तो बोर्ड भर जाए, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है कोशिकांग होते क्या है, इसके बारे में फुल चर्चा हम लोग जान चुके हैं। और जैसा कि आप लोग से हम कहे थे कि वीडियोस के अंत में इसके जो हम लोग नोट्स बनाए हैं उसका अब एक फ्यूचर आया है कि जो नोट्स हम बनाए हैं उस वीडियोस के अंतर्गत हम क्या करें, उस वीडियोस को क्या करें, डालें हम, ठीक है। उस वीडियोस के अंत में हम उसको डालेंगे, टाइप करके डालेंगे, ठीक है। तो जिसके कारण आपको क्या होगी, आप लोगों को स्क्रीनशॉट में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हमारे पास खास सुविधा चली आएगी उसके बाद ये सुविधा को रद्द कर दिया जाएगा। तो जैसे कि है आप सब जाने क्या कोशिकांग क्या होता है, डीएनए के बारे में जाने, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग ने जाना, जीन क्या होता है, ये सब के बारे में जाना, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और क्लास 9 का जो है ये चैप्टर 1 जो है अब लगभग तगार फिनिश होने के तगार पे है। और आप लोग बहुत ही अच्छे से मतलब इसकी तैयारी करें, क्योंकि 10th में इसका बेस मजबूत हो तो मजबूत हो आप लोग का। और यही अगर बाय चांस आप लोग 11th में पढ़ते हैं तो 9th का अगर साइंस लेते हैं तो बायोलॉजी में खासकर 9th का जो पूरा सिलेबस होता है वो 11th से टकराता है, एंड 10th का जो पूरा सिलेबस होता है वो 12th से टकराता है। सो आप लोग से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी पढ़ें एक चैप्टर ही पढ़ें, लेकिन मन लगा के पढ़ें, उसको जिंदगी भर के लिए याद करने के लिए पढ़ें, ठीक है। तो क्या करें, तो मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए जोश में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।